हेलो एंड जय हिंद दोस्तों, प्रचंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। यूपीपीसीएस आरओ टेस्ट सीरीज श्रृंखला में आज हम दृष्टि आईएएस का एक टेस्ट लगाएंगे। इसमें जो है इकोनॉमी पार्ट को पूरा कवर किया गया है। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा यस से सही है? बाजार की मांग और आपूर्ति व्यष्टि अर्थशास्त्र का एक घटक है। समष्टि अर्थशास्त्र राष्ट्रीय आय से संबंधित जानकारी प्रदान करता है। तो समष्टि और व्यष्टि जो दो होते हैं, व्यष्टि में जो होता है मतलब एक को व्यापक नहीं होता ज़्यादा, और समष्टि ज़्यादा व्यापक होता है और राष्ट्रीय आय से संबंधित होता है। तो इसमें दोनों सही हैं, ठीक है। तो एक और दो दोनों सही हैं। कैलिफोर्निया स्थित सिलिकॉन वैली अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का उत्पादक है? द्वितीय क्षेत्रक, पंचम, तृतीयक या चतुर्थक? तो किस क्षेत्र का है? चतुर्थक क्षेत्र का। चतुर्थक क्षेत्र किसको कहते हैं? ऐसे क्षेत्र जिसमें शिक्षा, प्रशिक्षण, प्रौद्योगिकी और विकास के अनुसंधान विकास शामिल होते हैं, उन क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? चतुर्थक क्षेत्र। निम्नलिखित में से कौन सा कारक आय का घटक नहीं है? निर्यात, श्रमिक, पूंजी, उद्यम। तो क्या है? निर्यात। तो इसके जो है चार कारक होते हैं। कौन कौन से? आज जैसे जो है किसका कारक कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा कारक आय का घटक नहीं है? आय के लिए आप क्या करेंगे? कोई जैसे आपको फैक्ट्री लगाना है, कुछ करना है, तो पहले क्या करेंगे? भूमि खरीदेंगे, है ना। भूमि, फिर दूसरा श्रम, फिर क्या हो जाएगा? पूंजी, और चौथा हो जाएगा उद्यमिता या उद्यम। तो इसमें ये चार कारक हैं और ये निर्यात इसका कारक नहीं है। चौथा देखेंगे, मूल्यह्रास को समायोजित करने के पश्चात एक देश के निवासियों द्वारा उत्पादित तैयार वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को कहा जाता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, निवल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद या निवल घरेलू उत्पाद। क्या कहा जाता है इसको? निवल राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निवल राष्ट्रीय उत्पाद। ओके, NNP। चलिए आगे देखेंगे, नाबार्ड की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी? PK मोहंती समिति, B शिवरमन समिति, GK पिल्लई समिति, नरसिम्हन समिति। तो किसके? B शिवरमन समिति 1982 में। निम्नलिखित में से कौन सकल राष्ट्रीय खुशहाली के स्तंभ हैं? सुशासन, पर्यावरण संरक्षण, राजनीतिक स्वतंत्रता, महिला सशक्तिकरण। तो इसमें से बताइए कि किसके इसमें पूछ रहा है? तो इसमें से आपका हो जाएगा सुशासन हो जाएगा, ठीक है। राष्ट्रीय खुशहाली के लिए सुशासन चाहिए, पर्यावरण संरक्षण होना चाहिए, संस्कृति का संरक्षण और संवर्धन, संस्कृति का संरक्षण, ठीक है, और सतत समतामूलक विकास, ठीक है। तो ये राजनीतिक स्वतंत्रता, महिला सशक्तिकरण नहीं होगा। तो पहला और दूसरा सही है, पहला और दूसरा सही है, सी पार्ट। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा यसे पंचवर्षीय योजनाओं FYP के संबंध में सही है? 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना। 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य विषय तीव्र गति से अधिक समावेशी विकास था। बताइए कौन सा सही है? 1 या 2 या 1 2 दोनों, या न 1 न 2। तो इसमें से आप देखिए, जो है 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत क्या बना था? विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना था। क्यों? क्योंकि ये भारत विश्व व्यापार संगठन का कब बना था सदस्य? 1 जनवरी 1995 को इसका सदस्य बना था। और जो 8वीं पंचवर्षीय योजना थी, ये थी 1992 से लेकर 1997 तक, ठीक है। अब देखिए 11वीं पंचवर्षीय योजना, तो ये जो है 11वीं पंचवर्षीय योजना 11वीं पंचवर्षीय योजना, ये जो है इसका उद्देश्य क्या था? तीव्र गति से और अधिक समावेशी विकास की ओर। तो इसका दूसरा कथन भी सही है और पहला भी सही है। 1 और 2 दोनों सही हैं। ओके, अगला देखेंगे, मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा, विश्व बैंक द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा या विश्व आर्थिक मंच द्वारा। तो किसके द्वारा ये जारी किया जाता है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा ये जारी किया जाता है। ओके, चलिए अगला देखेंगे। इसमें आप थोड़ा सा ये देख लीजिए कि इसको चालू किसने? तो पाकिस्तान के प्रोफेसर एक थे महबूब अल हक। पाकिस्तान के थे कौन? महबूब
अल हक और भारत के थे अमर्त्य सेन। भारत के अमर्त्य सेन ने मिलकर इसकी अवधारणा दी थी। कब? 1990 में। 1990 में इसकी अवधारणा दी गई थी दोनों लोगों द्वारा मिलकर। निम्नलिखित संकेतकों में से कौन सा या से बहुआयामी गरीबी का आकलन करने हेतु हैं? ठीक है, क्रय शक्ति, बाल मृत्यु शक्ति, वाहन स्वामित्व, स्वच्छता। किसके लिए कह रहा है? बहुआयामी गरीबी का मूल्यांकन करते समय हम इसमें से क्या क्या देखते हैं? तो बहुआयामी जो है गरीबी का मूल्यांकन करते समय क्या देखा जाएगा? यूएनडीपी का मानव विकास रिपोर्ट कार्यालय बहुआयामी गरीबी का सूचकांक का जो है प्रदर्शित करता है। तो कौन इसको प्रदर्शित करता है? यूएनडीपी। यूएनडीपी, ये भी याद रखिए। ठीक है, इसी का कार्यालय इसका जो है प्रकाशन करता है। इसमें देखा क्या जाता है संकेतकों में? तो स्वास्थ्य, क्या देखा जाता है? स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। तो आपके स्वास्थ्य में बाल मृत्यु दर और पोषण आ जाएगा, है ना? बाल मृत्यु दर और पोषण आ जाएगा। जीवन स्तर में स्वच्छता आ जाएगी। ओके, और तो यही दोनों हैं, 2 और 4। क्रय शक्ति और वाहन स्वामित्व इसमें नहीं जोड़ा जाएगा। क्यों? क्योंकि बहुआयामी गरीबी देख रहा है, क्योंकि जीवन स्तर के नीचे, मतलब जो जीवन यापन के थोड़ा सा नीचे हैं उनको भी देखा जा रहा है इसमें। तो आपके पास अगर वाहन नहीं है तो ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा गरीबी में मान जाएंगे। जीवन यापन तो आपका हो रहा है ना, तो ये बिल्कुल नहीं आएगा इसमें। अगला देखेंगे, 2 और 4 सही है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 में भारत की रैंक क्या थी? तो क्या थी? 126। आगे देखेंगे, विश्व खुशहाली रिपोर्ट के बाद में इसको जारी कौन करता है? विश्व खुशहाली रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा ये जारी की जाती है। ओके। द प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? एम विश्वेश्वरैया साहब। एम विश्वेश्वरैया साहब ने लिखा था द प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। ठीक है, और ये पुस्तक जो है भारत के लिए 10 वर्षीय योजना को लेकर सुझाव जो है, जब भारत आज़ाद हुआ उसके लिए जो है क्या किया था कि भारत आज़ाद हुआ तो भारत के लिए 10 वर्षीय योजना इसमें पुस्तक में प्रकाशित कर गए थे। 10 वर्षीय योजना भारत की तेज वृद्धि के लिए कि आय में वृद्धि हो, सतत विकास और आत्मनिर्भरता निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? सतत विकास और आत्मनिर्भरता, ये किसका योजना, किस योजना का था? तो हमारा आंसर होगा चौथी योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना का जो था उसमें क्या था? सतत विकास और आत्मनिर्भरता। ओके, चलिए, निम्नलिखित में से किसने सर्वोदय योजना शुरुआत की थी? तो जयप्रकाश नारायण, एम.एन. राय, श्रीमन नारायण अग्रवाल और आर्देशिर दराबसा श्राफ ने। तो किसने? जयप्रकाश नारायण। और ये गांधीवादी योजना थी। क्या थी? गांधीवादी योजना थी। ठीक है, इसको जयप्रकाश नारायण ने प्रस्तुत किया था। कब? 1950 में। 1950 में सर्वोदय प्लान। ओके, श्रीमन नारायण ने जो पेश किया था, इसमें श्रीमन नारायण नहीं है, एक और थे श्रीमन नारायण। हाँ, ये श्रीमन नारायण, इन्होंने क्या किया था? गांधी प्लान प्रस्तुत किया था, गांधी प्लान। ठीक है, याद रखिए। निम्नलिखित में से किसके द्वारा कृषि विपणन और किसान अनुकूलन सुधार सूचकांक शुरू किया गया? वित्त मंत्रालय, नीति आयोग, खाद्य एवं कृषि संगठन, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। किसके द्वारा शुरू किया गया? नीति आयोग द्वारा। ठीक है, नीति आयोग ने कृषि बाजार सुरक्षा सुधार, भूमि पट्टा सुधार और जो है निजी भूमि या वानिकी का ये जो है कृषि विपणन और किसान अनुकूलन जो सुधार सूचकांक है ये विकसित किया है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी 1995। 1995। और इसकी जो इससे पहले इसका नाम था तो क्या था? GATT, गैट। क्या नाम था? गैट। तो गैट को प्रतिस्थापित करके 1995 में इसका नाम रख दिया गया WTO, विश्व व्यापार संगठन। आगे देखेंगे। तो गैट की जो है स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी, गैट की हुई थी 1948 में। 1995 में बन गया ये WTO।
भारत की आकस्मिकता निधि किसके अधीन है? यह है राष्ट्रपति के अधीन। राष्ट्रपति चाहते हैं तब निकाल ली जाती है, आकस्मिकता निधि मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र सरकार, हाँ, किस आर्टिकल के तहत अगर पूछ लेगा तो आर्टिकल 267, आर्टिकल 267 के तहत निकालता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र सरकार के वार्षिक वित्तीय विवरण की स्थापना, तो मतलब बजट की बात कर रहा है, अनुच्छेद 112। निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर वर्ष 1921 में रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था? 1921 में एक वर्ष समिति के आधार पर रेल बजट और आम बजट को अलग अलग पेश किया जाने लगा, और बाद में क्या हुआ, 2017-18 में 2017-18 से क्या करने लगे, जब मोदी सरकार आई तो इन्होंने रेल बजट को आम बजट में ही शामिल कर दिया और दोनों को एक साथ पेश करने लगे। निम्नलिखित में से कौन राजस्व व्यय में शामिल है? व्यय भुगतान, ब्याज भुगतान, सब्सिडी, सरकार द्वारा प्रदत्त ऋण, जलापूर्ति खर्च। 1, 2, 1, 3, 2, 4, 3, 4। तो इसमें से बताइए कि राजस्व व्यय में शामिल कौन है। अब थोड़ा सा रुकिए और समझ लीजिए। राजस्व व्यय कौन से व्यय होते हैं? जो व्यय सरकार द्वारा अपनी रोज़मर्रा की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए खर्चा किया जाता है, जिससे कोई राजस्व प्राप्त नहीं होता है। यह एक मुफ्त भुगतान होता है, जिसका मतलब होता है कि सरकार खर्च के लिए एक धन की जो है असूली नहीं कर सकता है। ठीक है, उस धन की असूली नहीं कर सकता है, वही राजस्व व्यय है। जैसे आप अपने खाना खर्चा के लिए जो व्यय देते हैं तो उसकी असूली तो आप कर नहीं सकते हैं, तो रोज़मर्रा पे जो आप खर्चा करते हैं उसकी असूली आप नहीं कर सकते हैं, तो हो गया आपका राजस्व व्यय। ओके, वो हो गया राजस्व व्यय। तो इसमें से राजस्व व्यय कौन कौन से हैं? ये ब्याज भुगतान वाले और सब्सिडी। आपने किसी से ब्याज लिया था, उस पर आपने ऋण भुगतान किया, वो आपको दोबारा मिलने वाला नहीं है, और सब्सिडी आपने सरकार जब दे देती है तो उस पर भी वो दोबारा उसको नहीं मिलते। लेकिन सरकार जब ऋण देती है तो दोबारा उसको मिल जाता है, जलापूर्ति पे खर्चा करती है वो भी उसको मिलता है, किसके रूप में? कर के रूप में। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे हम इन दोनों को? ये कहेंगे पूंजीगत व्यय, पूंजीगत व्यय। ठीक है, पूंजीगत व्यय, और ये दोनों हो जाएंगे राजस्व व्यय। तो हमारा राजस्व व्यय क्या है? 1 और 2। निम्नलिखित में से कौन सा पहला देश था जिसने औपचारिक रूप से जेंडर बजटिंग को अपनी बजट प्रक्रिया में शामिल किया था? तो किस देश ने शामिल किया था? ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है। लैफर वक्र एक आलेखी निरूपण है। किसका किसका? लैफर वक्र किसके किसके बीच में है? मुद्रास्फीति और गरीबी, कर राजस्व और कर दर, असमानता और गरीबी, आय और कर दर। तो इसमें से बताइए कि कौन सा है लैफर वक्र। ठीक है, तो इसमें है आपका कर राजस्व और कर दर। लैफर वक्र बनता कैसे है? देखिए, लैफर वक्र का मतलब है कि कराधान की संभावित दरों और सरकारी राजस्व के परिणामों के स्तरों के बीच संबंधित एक आलेखी निरूपण है। ये बनता कैसे है? तो देखिए, ऐसे और फिर इधर, तो इधर क्या रहेगा? आय रहेगा, कर आय। ठीक है, और इधर क्या रहेगा? एक्स पे कर दर। तो इधर हो गया आय, इधर हो गया दर। अब ये बनता कैसे? ऐसे, स्तूप जैसा। ठीक है, मतलब कुछ देर तक जब आप कर बढ़ाएंगे तो आपकी आय बढ़ेगी, लेकिन जब आप कर बढ़ता चला जाएगा तो आय घटती चली जाएगी। मतलब ऐसा हुआ कि अभी मान लीजिए आपसे 5% कर लिया जा रहा है, तो आप चोरी नहीं करेंगे कि 100 रुपया कमा रहे हैं, चलो 5 रुपया दे दिए। लेकिन अब उसको 10% कर दिया गया तो कुछ लोग चोरी करना चालू कर देंगे, 20 दे दिया गया कुछ लोग चालू कर देंगे, 50 तक बहुत लोग झेल जाएंगे, चलो 100 कमाओ और 50 सरकार को दे दो, 50 अपने पास रखो। लेकिन अब ये सरकार करने लगे कि 50 से भी ऊपर जाने लगे, कहे कि 100 कमाओ उसमें से 60 हमको दो, 100 कमाओ 70 हमको दो, और 100 कमाओ 100 हमको दे दो। अब यहाँ पे क्या करिए सरकार कि 100 कमाओ और 100 हमको दे दो। तो लोग क्या करेंगे? या तो देश छोड़ के भाग जाएंगे और या तो कर की चोरी करने लगेंगे। ठीक है, वो सरकार को देना ही नहीं चाहेंगे। तो यही होता है, एक समय के बाद अगर कर बढ़ता चला जाएगा तो आय में वृद्धि कम हो जाएगी, सरकारी आय में। फ्रिंज बेनिफिट टैक्स कब शुरू किया गया था? वर्ष 2003-4 बजट में, 4-5 के बजट में, 5-6 के बजट में, या 6-7 के बजट में? तो फ्रिंज कर कब चालू किया गया? ये चालू किया गया था 5-6 के बजट में, 2005-6 के बजट में। वस्तु एवं सेवा कर परिषद का गठन जो है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है? तो 279A में। किस में है? 279A में है। इसमें जो है अध्यक्ष कौन होता है? तो अध्यक्ष होते हैं केंद्रीय वित्त मंत्री। वित्त मंत्री इसके अध्यक्ष होती हैं।
सचिव कौन होता है इसका, मतलब सदस्य के रूप में जो राजस्व अथवा वित्त प्रभारी जो होते हैं तो कौन होते हैं, केंद्र राज्य मंत्री होते हैं। और जो इसके और सदस्य होते हैं तो अन्य राज्यों से कुछ ऑफिसर या तो नियुक्त कर दिए जाते हैं राज्यों द्वारा, वहाँ के मुख्यमंत्री द्वारा, या तो उन राज्यों के वित्त मंत्री जो होते हैं वो भी इसके सदस्य होते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन FRBM अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था, तो ये 2003 में लागू किया गया था FRBM अधिनियम। इसके तहत क्या था कि सरकारी व्यय में राजकोषीय अनुशासन, पारदर्शिता तथा जवाबदेही सुनिश्चित करना था। इसका मेन मतलब सरकारी व्यय अगर हो रहा है कहीं पे तो राजकोषीय अनुशासन उसमें पालन होना चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए और जवाबदेही होनी चाहिए। ठीक है, इसलिए FRBM कानून लाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित कथनों में से कौन से वित्त आयोग के संदर्भ में सही है। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है, सही है। अरविंद पनगड़िया 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं, तो ये 1 और 2 दोनों सही है। 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे उनका नाम आप कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा पंचवर्षीय योजनाओं FYP के संदर्भ में सही है। भाखड़ा नागल सिंचाई परियोजना की शुरुआत दूसरी पंचवर्षीय योजना में की गई थी। नाबार्ड की स्थापना 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। गरीबी हटाओ 6वीं पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य में से एक थी। तो बताइए कि इसमें से कौन सही है कौन गलत है। ठीक है, सही पूछ रहा है तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना की जो है में की गई थी। ओके, देखिए जो भाखड़ा नागल बांध है इसका जो है ये पहली पंचवर्षीय योजना में शुरुआत हुई थी, इसमें लिखा है दूसरी, तो ये पहली में हुई थी इसलिए गलत हो गया। नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी, तो ये कौन सा है, ये 6ठी पंचवर्षीय योजना है ना कि 5वीं। और गरीबी हटाओ ये 5वीं पंचवर्षीय योजना थी न कि 6ठी। ठीक है, तो इसलिए ऐसा गलत हो गया। भारत में आर्थिक सुधार प्रभावी ढंग से कब लागू किए गए। आर्थिक सुधार जो है कब लागू किए गए थे भारत में, तो ये लागू किए गए जुलाई 1991 में। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा केंद्रीय बजट 2023-24 के संबंध में सही है। रक्षा मंत्रालय के आवंटन में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि हुई है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा गलत। क्यों, क्योंकि सबसे सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि हुई है रेल मंत्रालय के बजट में। और खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के प्रतिशत आवंटन में कमी आई है, तो ये भी सही, ये सही है, तो केवल दूसरा सही है और पहला हो गया गलत। सकल घरेलू उत्पाद अपस्फीति है नॉमिनल GDP और वास्तविक GDP का अनुपात, नॉमिनल GDP और वास्तविक GNP का अनुपात, वास्तविक GDP और नॉमिनल GDP का अनुपात, और वास्तविक GNP और नॉमिनल GNP का अनुपात। तो इसमें से बताइए कि कौन सा सही है। तो GDP अपस्फीति होती है नॉमिनल अपॉन रियल, ओके, इंटू 100। तो क्या हो जाएगा आपका नॉमिनल GDP बटे वास्तविक GDP। रोलिंग प्लान कब चालू किया गया, तो देखिए जब इंदिरा गांधी ने 1975 में जो है क्या लगा दिया था, आपातकालीन घोषणा कर दी थी। 77 में इनकी सरकार, जब आपातकाल हटा तो सरकार इनकी गिर गई और 1978 में सरकार बनी किसकी, बन गई जनता पार्टी की सरकार। और उन्होंने जो पंचवर्षीय योजना थी उसको बंद करके रोलिंग प्लान चालू किया। ठीक है, तो रोलिंग प्लान कब से चालू हुआ था, 1978 से 80 तक था। वाणिज्यिक बैंक किसके द्वारा विनियमित है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976, बैंकिंग कानून अधिनियम 1955। किसके द्वारा अधिनियमित है ये सब, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 द्वारा। ठीक है, आइए इसका विश्लेषण देखते हैं। जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं ये एक्चुअली होते क्या हैं, वह बैंक होते हैं जो लाभ अर्जित करने के लिए जमा स्वीकार करते हैं और ऋण देते हैं। ओके, तो वाणिज्यिक बैंकों का विनियमन बैंकिंग अधिनियम जो है 1949 द्वारा ही किया जाता है। और चलिए इसमें आगे देखेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने लीड बैंक योजना की शुरुआत किस वर्ष की थी। किस बैंक की, लीड बैंक योजना की शुरुआत कब की थी, तो की थी 1969 में। कब, 1969 में की थी। ओके, इसका इस योजना में जो निहित क्षेत्रीय दृष्टिकोण के तहत क्या था कि प्रत्येक बैंक में
देखिए प्रत्येक क्षेत्र में जो अच्छे बैंक जो अच्छा कार्य कर रहे हों, अलग अलग कंपनी के चाहे बैंक हों या सरकारी में ही अलग अलग नाम के बैंक हों, तो जिस बैंक में ज़्यादा खाते हैं या जो बैंक सबसे अच्छा जिस क्षेत्र में काम कर रहा है उसको और बढ़ावा देना था कि जिससे वो लोगों तक और पहुंच बना सके। तो इसीलिए उसको कहा गया था लीड बैंक, जो बैंक अपने क्षेत्र में लीड कर रहा हो। ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक के यस 4A के पहल का उद्देश्य है भुगतान संतुलन बनाए रखना, स्वर्ण भंडार को बनाए रखना, दबावग्रस्त अस्थियों का निपटान करना और CRR और SLR को बनाए रखना। क्या था? दबावग्रस्त अस्थियों का निपटान करना। इसका क्या मतलब हुआ? तो ये देखते हैं। देखिए दबावग्रस्त अस्थियों का निपटान RBI द्वारा किया जाता है। ओके। इस योजना के तहत संवहनीय ऋण को गैर संवहनीय ऋण से अलग करके बड़े आकार के ऋणों का पुनर्गठन करना था। SA4 के मुख्य उद्देश्य थे कि दबावग्रस्त आस्तियों के निपटान के लिए ऋण दाताओं की क्षमता को मजबूत करना, जिससे वो ऋण की वापसी कर सकें, ऋण वापस कर सकें, और वित्तीय संरचना को पुनर्व्यवस्थित करने का अवसर प्रदान करके कठिनाइयों का सामना कर रही संस्थाओं को वास्तविक अस्तियों का मतलब जो है पुनरुद्धार करना। इसका मतलब था कि अगर जैसे कोई कंपनी है छोटा मोटा लोन ले ली और वापस नहीं कर पा रही है, तो उसको फिर से छोटा लोन देके और थोड़ा सा जो है मदद करके उसकी, और उसको जो प्रॉब्लम में चल रही हो, कंपनी घाटे में चल रही हो, उसको नफ़े में लाके और उससे क्या करिए, बैंकों का काम था कि वो हमारे वित्त को वापस कर दे, हमारे ऋण को वापस कर दे। ठीक है। तो इसलिए उसकी मदद करना था। इसका मतलब यस 4A का मतलब। प्रोजेक्ट सशक्त प्रस्तावित किया गया था किसके द्वारा? मधुकर गुप्ता समिति द्वारा, अशोक दलवाई समिति द्वारा, गाडगिल समिति द्वारा, सुनील मेहता समिति द्वारा। तो ये किसने जो है दिया था? सुनील मेहता समिति। सुनील मेहता समिति ये जो है पंजाब नेशनल बैंक के अध्यक्ष थे, पीएनबी के अध्यक्ष थे सुनील मेहता। इन्हीं के नेतृत्व में पैनल बनाया गया था, उसी ने जो क्या किया, प्रोजेक्ट सशक्त प्रस्तावित किया था। ओके। इसके तहत क्या किया गया कि अगर कोई जो है कंपनी या कोई फर्म है 50 करोड़ तक का ऋण ले रखी है, तो वो 90 दिनों के भीतर वापस करेगी, नहीं तो उसको खराब ऋण मान लिया जाएगा। 50 से 500 करोड़ का ऋण कोई ले रखा है तो उसके लिए 180 दिन दिए गए थे। तो ऐसे ही सबके लिए अलग अलग दिन आवंटित किए गए थे कि कौन सा ऋण अच्छा है, कौन सा खराब ऋण है, बैड जो है ऋण मान लिया जाएगा उसको। भारत में सरकारी बैंकों का शीर्ष निकाय है RBI, नाबार्ड। सरकारी नहीं, सहकारी बैंकों का। सहकारी बैंकों का जो शीर्ष निकाय है कौन है? नाबार्ड। RBI लगा के मत आना, बहुत अच्छे से देख लीजिए। सहकारी बैंकों का शीर्ष निकाय कौन है? नाबार्ड है। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 2-3 बार मैं बता चुका हूँ, आप इसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से मुद्रा आपूर्ति का मूल्यांकन से संबंध में सही है? आरक्षित मुद्रा के अंतर्गत केंद्रीय बैंक द्वारा रखी गई मांग जमा और अन्य तरल आस्तियों के साथ सिक्के व मुद्रा जैसी सभी भौतिक धन शामिल हैं। संकुचित मुद्रा के अंतर्गत जनता के पास मौजूद सभी मुद्रा शामिल हैं। किसकी बात कर रहा है? ये जो है निम्नलिखित कथनों में से आपूर्ति का मूल्यांकन से संबंधित है। किस मूल्यांकन से? तो देखिए संकुचित मुद्रा बताया गया है और आरक्षित मुद्रा बताया गया है। कह रहा है ना 1 ना 2 कौन से सही है? 1 सही है, 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है। तो इसमें से बताइए कि कौन सा सही है और कौन गलत है। तो आप पहले देख लीजिए, इसमें से तो दोनों सही हैं। आरक्षित मुद्रा होती क्या है? रिजर्व मनी। ठीक है। रिजर्व मनी होती क्या है? तो इसको M0 या M0 भी कहते हैं। ये होता क्या है? मुद्रा आपूर्ति की एक श्रेणी है जिसमें केंद्रीय बैंक द्वारा रखी गई मांग जमा और अन्य तरल आस्तियों के साथ सिक्के व मुद्रा जैसे सभी भौतिक धन शामिल होते हैं। केंद्रीय बैंकों में जितना भी जमा है वो सब माना जाएगा किसमें? आरक्षित मुद्रा में। ओके। संकुचित मुद्रा क्या होती है? संकुचित मुद्रा को M1 से डिनोट करते हैं, M1 से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होती है कि संकुचित मुद्रा के रूप में जाना जाता है क्योंकि इसमें 100% तरल जमा राशियाँ होती हैं। 100% तरल जमा राशियाँ होती हैं। तरल क्या होती है? मुद्रा के फॉर्म में। ठीक है। तो ये होती है संकुचित मुद्रा। इसके अंतर्गत जनता के पैसे मौजूद होते हैं और मुद्रा नोट शामिल, देखिए मुद्रा और नोट शामिल होते हैं। ठीक है। तो 1 और 2 दोनों इसमें सही हैं। अगला देखेंगे, वह औसत दैनिक शेष जिसे एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक को रिजर्व बैंक के पास बनाए रखना आवश्यक होता है क्या कहलाता है? देखिए रिजर्व बैंक के पास कौन जमा रखता है? वाणिज्यिक बैंक। उसको क्या कहेंगे? वैधानिक तरलता अनुपात, नकद
आरक्षित अनुपात, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, क्या कहेंगे, नगद आरक्षित अनुपात, CRR। ठीक है, बैंक जो अपने पास रख देता है, SLR, वो होता है वैधानिक तरलता अनुपात। रेपो रेट, जब बैंक RBI से जो है उधार लेता है तो उस पर क्या पड़ता है, ऋण जो पड़ता है वो कहलाता है रेपो रेट। मतलब RBI देता है किनको, बैंकों को, ठीक है, बैंक को। और रिवर्स रेपो रेट, जब बैंक देते हैं किसको, RBI को, तो जो ऋण लेते हैं बैंक, वो जो है क्या कहा जाता है, रिवर्स रेपो रेट। ओके, ये चारों आप समझ गए। खुले बाजार का परिचालन OMO से आशय है। खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय और विक्रय होता है। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए RBI द्वारा किए गए उपाय, ट्रेजरी बिलों का क्रय और विक्रय, बेरोजगारी के निपटान के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय। तो जो OMO खुले बाजार का मतलब क्या है, खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय और विक्रय। ठीक है। सीमांत लागत आधारित ऋण MCLR निर्धारित करने वाले कारक हैं। निधि की सीमांत लागत, परिचालन लागत, नगद आरक्षित अनुपात CRR, ठीक है, और टेनर प्रीमियम। इसमें से बताइए 1 2 3, केवल 1 2 4, 1 2 3 4 या 2 3, तो कौन सा सही है इसमें से, ये हमको देखना है। फिर से आप पढ़ लीजिए एक बार, और इसमें से सही कौन सा है ये देखना है। तो इसमें से जो है सीमांत लागत के आधारित ऋण पर कौन कौन निर्धारित करता है, निधि की सीमांत लागत सही है, परिचालन लागत सही है, नगद आरक्षित अनुपात सही है, और टेनर प्रीमियम ये भी सही है। तो 1 2 3 4 सब सही है। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ऐसे मौद्रिक नीति समिति के संदर्भ में सही है। यह नीतियों हेतु मानक ब्याज दरें तय करता है। इसके देखिए, मौद्रिक नीति समिति के लिए, तो यह नीतियों हेतु मानक ब्याज दर तय करता है। इसके सभी सदस्यों की नियुक्ति RBI गवर्नर द्वारा की जाती है। तो इसमें से बताइए कौन सा सही है, कौन गलत है। तो देखिए, इसमें से पहला सही है, दूसरा गलत है। क्यों? क्योंकि इसमें 6 सदस्य होते हैं, जिसमें से 3 RBI गवर्नर जो है चुनता है, और 3 जो है वित्त जो आपकी सरकार होती है, भारत सरकार, वो चुनती है। तो 3 हो गए, भारत सरकार चुन के देती है, और 3 RBI गवर्नर। ठीक है, इसमें कह रहा है कि सभी सदस्यों की नियुक्ति RBI गवर्नर करता है, ये हो गई गलत बात। भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड सेबी की जो है किस वर्ष वैधानिक दर्जा प्राप्त किया इसने, तो किस वर्ष जो है सेबी ने वैधानिक दर्जा प्राप्त किया, 1992। ओके, 1992। भारत जो है इसने पूंजी निर्गमन नियंत्रक CCI के कार्यालय को समाप्त किया, और CCI के कार्यालय को समाप्त करके सेबी की स्थापना कर दी गई 1992 में। ओके, रुपये मूल्य वाले बंध पत्र बॉन्ड जो भारतीय संस्थाओं द्वारा विदेशी बाजारों में धन जुटाए जाने के लिए जारी किए जाते हैं, क्या कहलाते हैं, तो कहलाते हैं मसाला बॉन्ड। मसाला बॉन्ड भारतीय संस्थाएं जारी करती हैं विदेशी बाजारों में। ठीक है, मसाला बॉन्ड इसको कहा क्यों जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, और इसमें जो है रुपये मूल्य वाले बंध पत्र इसलिए कहा जाता है इसमें, क्योंकि जो भुगतान लिया जाता है वो रुपये में लिया जाता है, मतलब अपने घरेलू मुद्रा में लिया जाता है, ना कि विदेशी मुद्रा में। ओके, केवल 1 दिन के लिए निधि प्राप्त करने वाले बाजार को कहा जाता है सेकेंडरी मार्केट, नोटिस मनी मार्केट, टर्म मनी मार्केट या कॉल मनी मार्केट। तो क्या कहा जाएगा इसको कहा जाता है कॉल मनी मार्केट। मतलब कॉल किए और तुरंत रुपया मिल गया, तुरंत दिए और वापस भी कर दिए तुरंत। ठीक है, तो ये हो गया 1 दिन के लिए। टर्म मनी मार्केट किसको कहते हैं, जब रुपये की जो लेन देन होता है वो 15 दिन से 365 दिन, मतलब 1 वर्ष के लिए होता है, तब वो कहलाता है टर्म मनी मार्केट। नोटिस मनी मार्केट क्या कहलाता है, तो 2 दिन से 14 दिन के लिए, 2 दिन से 14 दिन के लिए जब लिया जाता है तो वो कहलाता है नोटिस मनी मार्केट। और कॉल मनी मार्केट हम आपको बता दिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। बाजार का वह प्रकार जिसमें शेयर बाजार में गिरावट का रुख होता है तो क्या कहलाता है, बेयर मार्केट, बुल मार्केट, ब्लू चिप मार्केट और उपयुक्त में से कोई नहीं, तो बेयर मार्केट। जब शेयर बाजार गिर रहा होता है
उसको कहा जाता है बेयर मार्केट। जब शेयर मार्केट उठ रहा होता है, मतलब महंगाई, मतलब जो है आपके कीमत में स्टॉक जो आप खरीदे हैं उसमें बढ़ोतरी हो रही है, तो बुल मार्केट कहलाता है। अब ब्लू चिप स्टॉक क्या है, तो यह एक अच्छी वित्तीय निष्पादन वाली बहुत बड़ी जो कंपनियां होती हैं उनके जो शेयर होते हैं वो ब्लू चिप स्टॉक होते हैं। वो बहुत महंगे होते हैं, लोगों को इस पर विश्वास होता है, जैसे एप्पल का हो गया, रिलायंस का हो गया, टाटा का हो गया, तो मतलब लोगों को इतना विश्वास है कि जल्दी घटेगा नहीं, तो ये क्या होते हैं, ब्लू चिप स्टॉक होते हैं। ओके। उद्यम पूंजी को इस प्रकार परिभाषित किया गया है। स्टार्टअप कंपनियों को प्रदान किया गया वित्त सहायता, कंपनियों को के लिए मध्यम और दीर्घकालिक धन जुटाने के लिए प्रतिभूतियाँ, नई कंपनी शुरू करने के लिए कम जोखिम वाली पूंजी, या उपयुक्त में से कोई नहीं। उद्यम पूंजी किसे कहा जाता है, ये आप बताएंगे। ये कहा जाता है स्टार्टअप कंपनियों को प्रदान किया गया वित्त। ठीक है, जब स्टार्टअप कंपनियां, कोई स्टार्टअप चालू होता है और उन्हें वित्त की आवश्यकता होती है, तो जो वित्त उन्हें प्रदान किया जाता है वो कहलाता है उद्यम पूंजी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित समितियों पर विचार कीजिए, उन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। अलग समिति, लकड़वाला समिति, तेंदुलकर समिति, राजरंगन समिति, रंगराजन समिति। तो बताइए कि कौन सी समिति कब शुरू हुई थी। अलग समिति 1979 में हुई थी, लकड़वाला समिति 1993 में, ठीक है, तेंदुलकर समिति 2009 में, और रंगराजन समिति 2012 में। ठीक है, 1 2 3 4। एंजल के नियम के अनुसार स्थानापन्न उत्पादों की कीमत में वृद्धि से प्राप्य उत्पादों की कीमत कम हो जाती है। पूरक उत्पादों की कीमत की वृद्धि से के साथ पण्य उत्पादों की कीमत बढ़ जाती है। आय में वृद्धि के साथ खाद्य पदार्थों की खरीद के लिए आवंटित आय का प्रतिशत कम हो जाता है। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो एंजल नियम क्या कहता है, एंजल नियम कहता है कि आय में वृद्धि के साथ खाद्य पदार्थों की खरीद के लिए आवंटित आय का प्रतिशत कम हो जाता है। ये जो है एंजल नियम है, इसको याद रखिएगा बहुत अच्छे से। राष्ट्रीय करियर सेवा की शुरुआत की गई थी शिक्षा मंत्रालय द्वारा, कौशल विकास मंत्रालय द्वारा, सूक्ष्म लघु और मध्यम विकास उद्यम मंत्रालय द्वारा, या श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा। तो किसके द्वारा की गई है, श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा। किसकी शुरुआत, राष्ट्रीय करियर सेवा शुरुआत। ओके, तो कब शुरू की गई थी, 2015 में, 2015 में। अगला देखेंगे, गिनी गुणांक क्या मापता है, मुद्रास्फीति, बेरोजगारी दर, आय असमानता, या बाजार मूल्य जीडीपी। क्या मापता है, आय असमानता मापता है। ठीक है, गिनी गुणांक लॉरेंज वक्र से उद्धत है और इसका उपयोग किसी देश की आर्थिक विकास और संकेतक के रूप में किया जा सकता है। यह 0 से 1 के बीच में लाई करता है। ठीक है, 0 का मतलब होता है सभी नागरिकों में पूर्ण समानता, और 1 का क्या मतलब होता है, पूर्ण असमानता। ओके, तो ये बहुत ही ज़रूरी है, 1 और 0 का मतलब याद रखिएगा इसमें। श्रम की सीमांत उत्पादकता 0 होती है। ठीक है, ये किस में होती है, चक्रीय बेरोजगारी में, प्रच्छन्न बेरोजगारी में, संरचनात्मक बेरोजगारी में, या घर्षण बेरोजगारी में। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी में। प्रच्छन्न बेरोजगारी किसको कहते हैं, कि जैसे मान लीजिए कि एक काम करना है जिसमें एक आदमी उस काम को 1 घंटे करेगा तो पूरा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब उसी काम में लग गए 10 आदमी। कितने आदमी लग गए, 10 आदमी, और कुछ कर नहीं रहे हैं, उस काम में लग गया 2 घंटा, या 1 ही घंटे मान लो हो गया। जहाँ 1 आदमी काम था वहाँ 2 आदमी, 3 आदमी, 4 आदमी, 5 या 10 आदमी लगे हुए हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं निकलता, उससे कोई उत्पादकता प्राप्त नहीं हो रही है, उत्पन्न नहीं हो रही है, तो उसको क्या कहा जाता है, प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है। ठीक है, मतलब फालतू का लगे पड़े हैं, काम देखने में कर रहे हैं लेकिन उसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है। जब कीमतें 2 अथवा 3 अंकों की दर से बढ़ती हैं तो इसे कहा जाता है रनिंग इन्फ्लेशन, ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन, गैलोपिंग इन्फ्लेशन और क्रीपिंग इन्फ्लेशन। तो क्या कहा जाता है, गैलोपिंग इन्फ्लेशन। क्या कहा जाता है, प्रच्छन्न जो है गैलोपिंग इन्फ्लेशन कहा जाता है, जब ये 30% से 100% की तेज़ी से बढ़ती हैं। ठीक है, कोर मुद्रास्फीति किसका माप है, मुद्रास्फीति जिसमें अस्थायी मूल्य अस्थिरता शामिल नहीं है, मुद्रास्फीति जिसमें अस्थायी मूल्य अस्थिरता शामिल है,
मुद्रास्फीति जिसमें केवल खाद्य पदार्थ शामिल हैं या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कोर मुद्रास्फीति को उसको कहेंगे मुद्रास्फीति जिसमें अस्थायी मूल्य अस्थिरता शामिल नहीं है। ठीक है, कोर मुद्रास्फीति में अंतर्निहित मुद्रास्फीति के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, अंतर्निहित मुद्रास्फीति मुद्रास्फीति के रूप में इसको जाना जाता है। यह एक मुद्रास्फीति माप है जो अस्थायी मूल्य अस्थिरता को दूर करती है जो कुछ वस्तुओं जैसे भोजन, ऊर्जा आदि में होती है। ओके, यह अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति को दर्शाता है। चलिए, फिलिप्स वक्र किसके बीच संबंध को दर्शाता है? कर और कर राजस्व, गरीबी, रोजगार, आय, गरीबी, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दर। तो बताइए फिलिप्स वक्र किसके बीच में दिखाता है? तो ये जो है मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दर के बीच में अपना जो है संबंध दर्शाता है। अब ये बनता कैसे है? तो ये देखिए हो गया आपका फिलिप्स वक्र। ठीक है, इसमें इन्फ्लेशन रेट इधर रहता है, इन्फ्लेशन रेट रहता है वाई अक्ष पे, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट रहता है एक्स अक्ष पे, अनएम्प्लॉयमेंट रेट। ठीक है, क्या कहता है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जितना बढ़ता जाएगा इन्फ्लेशन रेट कभी कभी क्या होगा, घट जाएगा, और जितना अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होगा तो इन्फ्लेशन रेट क्या होगा, बढ़ेगा। देखिए, ठीक है, ये ऐसे बनता है, याद रखिएगा। औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI IW, ठीक है, के संकलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? भारतीय रिजर्व बैंक, श्रम ब्यूरो, राष्ट्रीय प्रतिशत सर्वेक्षण कार्यालय या केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा। तो किसके द्वारा की गई है? श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के तहत श्रम ब्यूरो के द्वारा की गई है। ये किसके तहत आता है? श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। जब किसी एक अथवा पण्यों के एक छोटे समूह की कीमत में निरंतर समयावधि में वृद्धि होती है जबकि अन्य वस्तुओं की कीमत में ऐसी वृद्धि नहीं होती है, इस घटना को क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति जनित मंदी, मुद्रा संरचना मुद्रास्फीति, संरचनात्मक मुद्रास्फीति, या स्क्यूफ्लेशन, या कहते हैं मुद्रास्फीति चक्र। क्या कहते हैं? स्क्यूफ्लेशन कहते हैं। जब एक प्रोडक्ट में महंगाई बढ़ रही है लगातार और बाकियों की नहीं बढ़ रही है। ये कहता है कि एक अथवा पण्यों की एक छोटे समूह की कीमत में निरंतर समयावधि में वृद्धि हो रही है जबकि अन्य वस्तुओं की कीमत में वृद्धि नहीं होती है, तो क्या कहलाता है? स्क्यूफ्लेशन। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1934, 1 अप्रैल 1935, 1 जून 1934, 1 जून 1935। तो कब हुई थी इसकी स्थापना भैया? इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को, और अधिनियम था 1934। ठीक है, तो स्थापना पूछ रहा है तो हम लोग अधिनियम पूछेगा तो 1934 लगाएंगे और स्थापना पूछेगा तो 1935। वह स्थिति जिसमें मौद्रिक नीति विस्तारवादी होती है किंतु ब्याज दर में वृद्धि नहीं करती है, क्या कहलाती है? तो ये कहलाता है अपस्फीति, मात्रात्मक सहजता, तरलता जाल, या टेपर टैंट्रम। तो क्या कहलाता है ये कहलाता है टेपर टैंट्रम। ठीक है, इसमें क्या होता है कि मौद्रिक नीति विस्तारवादी होती है किंतु ब्याज दर में वृद्धि नहीं करती है। ओके, वाणिज्यिक पत्र क्या होता है? तो वाणिज्यिक पत्र के बारे में देखिए, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, हमको बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। एक असुरक्षित परक्राम्य मुद्रा बाजार लिखित जो वचन पत्र के बराबर होता है। एक लिखित परक्राम्य लिखित जिसमें लिखित के नामित धारण को एक निर्दिष्ट राशि का बिना शर्त भुगतान करने का आदेश होता है। कारपोरेट घरानों द्वारा जारी एक अल्पकालिक सुरक्षा जिसकी परिपक्वता अवधि 7 दिन से 365 दिन तक होती है। किसी कंपनी अथवा अन्य वित्तीय आस्तियों में स्टॉक के शेयर जो मुनाफे के बराबर हिस्से में गारंटी देते हैं। तो ये क्या है? वाणिज्यिक पत्र किसको कहते हैं? कारपोरेट घराने द्वारा जारी एक अल्पकालिक सुरक्षा जिसकी परिपक्वता अवधि 7 दिन से 365 दिन तक होती है। क्या कहलाता है? वाणिज्यिक पत्र। क्षमता दृष्टिकोण कैपेबिलिटी अप्रोच प्रस्तावित किया था महबूब उल हक ने, शिंजो आबे द्वारा, अभिजीत बनर्जी द्वारा, अमर्त्य सेन द्वारा। तो किसके द्वारा? अमर्त्य सेन द्वारा
प्रस्तावित किया गया था कैपेबिलिटी अप्रोच। समाज में योगदान करने में सक्षम होना कल्याणकारी जो है समाज की नींव होती है, यह अमर्त्य सेन ने कहा था। मुद्रास्फीति के दौरान मुद्रास्फीति के दौरान क्या होता है? देनदारों को लाभ होता है, लेनदारों को नुकसान होता है। देनदारों को नुकसान होता है, लेनदारों को लाभ होता है। देनदार और लेनदार दोनों को नुकसान होता है, देनदार और लेनदार दोनों को क्या होता है? लाभ होता है। तो बताइए कि मुद्रास्फीति के दौरान इसमें से क्या सही है? तो देनदारों को लाभ होता है लेकिन लेनदार को नुकसान होता है। कैसे होता है? एक उदाहरण से समझ लीजिए। मान लीजिए आपके मित्र ने आपसे सोना मांगा होता 9,000 या 10,000 रुपया मांगा होता, ठीक है। ये आपसे मांगा होगा 10 साल पहले, तो आप क्या करते कि 1 तोला सोना बेच देते अपना, और बहुत ज़्यादा अच्छा मित्र होता तो 9,000 10,000 में उस समय सोना था, आप दे देते, ठीक है। अब हो गया मुद्रास्फीति, ठीक है। मुद्रास्फीति के हिसाब से अब सोना हो गया 75,000 रुपये में, ठीक है, 75,000 रुपया तोला। लेकिन आपका मित्र जब आपको वापस करेगा तो 10,000 रुपया ही वापस करेगा, ठीक है। तो 10,000 इसने वापस कर दिया, लेकिन अब क्या आप 1 तोला सोना ले सकते हैं? तो नहीं ले सकते हैं। तो इसमें देनदार को तो लाभ हो गया, लेकिन जो लेनदार है, जो आप पा रहे हैं, लेनदार आप हैं, तो आपको इसमें नुकसान होता है, ठीक है। ये हो गया। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा यह हार्ड करेंसी के संदर्भ में सही है? हार्ड करेंसी बाजार में आसानी से उपलब्ध और दूसरी मुद्राओं में विनिमय मुद्रा है। चीनी रामिनबी और जापानी येन हार्ड करेंसी हैं। तो ये भैया दोनों बात सही है, ठीक है। हार्ड करेंसी में और कौन कौन आता है? 5 मुद्राएं आती हैं। डॉलर भी आता है, येन आता है, रामिनबी आती है, ठीक है। और क्या आता है? तो आपका जो यूरोपियन यूनियन की मुद्राएं हैं, यूरो आती है, ठीक है, यूरो आती है। ये सब मतलब 5 मुद्राएं टोटल इसमें आती हैं, ठीक। तो हार्ड करेंसी कहते किसको हैं? ऐसी करेंसी जिससे आप आप नहीं, लेकिन जो बाज़ार होते हैं या जो देश होते हैं वो आराम से जो है लेन देन कर सकते हैं आपस में। जैसे डॉलर है, सबसे हार्ड करेंसी में डॉलर आता है, जो कि हर देश एक्सेप्ट कर लेता है आसानी से, हर बाज़ार एक्सेप्ट कर लेगा। आप कोई आयात निर्यात करेंगे, डॉलर में पेमेंट करेंगे, एक्सेप्ट हो जाएगा। लेकिन रुपया अभी हार्ड करेंसी में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि हर देश रुपये को अभी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जापानी येन भी हार्ड करेंसी में आता है। निम्नलिखित में से कौन सा यह मुद्रा अपस्फीति का प्रभाव है? निर्यात सस्ता होना, आयात सस्ता होना, मांग प्रेरित मुद्रास्फीति, लागत जनित मुद्रास्फीति। इसमें बताना है 1 4 1 3 4 1 2 3 4 या 2 और 3, कौन सा सही है, कौन सा गलत है? ओके, तो इसमें से हमारा सही होगा 1 3 4, ठीक। देखेंगे क्यों। देखिए, कह रहा है कि मुद्रा अवमूल्यन। तो मुद्रा अवमूल्यन जब किसी देश का केंद्रीय बैंक होता है जो अपनी जो है विनिमय दर को एक निश्चित या अर्ध निर्धारित विनिमय दर पर कम करने का निर्णय लेता है, मतलब कुल मिला के अपनी मुद्रा की वैल्यू घटा देता है। तो इससे क्या होता है? निर्यात सस्ता हो जाता है, ठीक है। आयात महंगा हो जाता है, तो यहाँ लिखा है सस्ता, तो ये गलत हो जाएगा। मांग प्रेरित मुद्रास्फीति बढ़ जाती है, और क्या होता है? लागत जनित मुद्रास्फीति भी बढ़ जाती है। तो इसमें क्या हो जाएगा? 1 3 4 सही है, दूसरा गलत है। विशेष आहरण अधिकार एक कृत्रिम मुद्रा साधन है जिसे विकसित किया गया है। किसे? विशेष आहरण अधिकार एक कृत्रिम मुद्रा साधन है, विकसित किया गया है विश्व आर्थिक मंच द्वारा, विश्व बैंक द्वारा, विश्व व्यापार संगठन द्वारा या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा। किसके द्वारा विकसित किया गया है? ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा विकसित किया गया है। कब? 1969 में। 1969 में जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने एक पूरक अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित आस्ति के रूप में एसडीआर का जो है विकास किया था। चलिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा व्यापार समूहों और भारत के संदर्भ में सही है? वर्ष 2010 में दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र साफ्टा की स्थापना हुई। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र आसियान की स्थापना 1967 में हुई। तो ये सही है, दूसरा गलत है। दूसरा क्यों गलत है भैया? क्योंकि जो साफ्टा की स्थापना हुई थी ये हुई थी 2006 में। कब हुई थी? 2006 में, ठीक है। और ये आसियान समिति की जो स्थापना हुई ये हुई 1967 में। इसके संस्थापक देश कौन कौन से थे? तो इसके संस्थापक देश थे इंडोनेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर,
और थाईलैंड। और कौन थे? थाईलैंड थे। ठीक है, ये 5 इसके संस्थापक देश थे। इस समय कितने देश इसमें शामिल हैं ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, इस समय आसियान में टोटल कितने देश हैं? ये आपका सही हो गया, केवल 2। निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं की जाती है? वैश्विक वित्तीय स्थायित्व रिपोर्ट, विश्व विकास रिपोर्ट, प्रेषण रिपोर्ट या व्यापार सुगमता रिपोर्ट? व्यापार सुगमता रिपोर्ट। तो देखिए भैया, इसमें जो है विश्व विकास रिपोर्ट, प्रेषण रिपोर्ट और व्यापार सुगमता रिपोर्ट ये जो है विश्व बैंक जारी करता है। लेकिन वैश्विक वित्तीय स्थायित्व रिपोर्ट कौन जारी करता है? IMF जारी करता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF। ठीक है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो 2015 में। ठीक है, आकस्मिकता, हाँ 2015 दिसंबर 2015। आकस्मिक रिजर्व समझौता किससे संबंधित है? आसियान, ब्रिक्स, WTO, सार्क। तो किससे संबंधित है? ब्रिक्स देशों ने 6ठे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन फोर्टलेजा घोषणा के हिस्से के रूप में वर्ष 2014 में ब्रिक्स आकस्मिक रिजर्व CRA पर हस्ताक्षरित किया था। ठीक है, तो किससे संबंधित है? ब्रिक्स से। अगला देखेंगे, निम्नलिखित युग्मों परियोजना नदी के कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? काकरा पार परियोजना तापी, शिव समुद्रम परियोजना कावेरी, निजाम सागर परियोजना मंजरा, हीराकुंड परियोजना सतलुज। तो हीराकुंड परियोजना सतलुज पे नहीं है। कहाँ पे है ये? महानदी पे, उड़ीसा में महानदी पर। ठीक है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या शेष शून्य बजट प्राकृतिक खेती से संदर्भित संबंध में सही है? तो बताइए कौन सा सही है? इसे सर्वप्रथम किसी विशेषज्ञ सुभाष पालेकर द्वारा प्रचारित किया गया था। ठीक है, यह रसायन मुक्त कृषि की एक विधि है। यह पारंपरिक भारतीय कृषि पद्धतियों पर आधारित है। तो ये तीनों सही हैं, 1, 2 और 3 तीनों सही है। समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण मीडिया का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस राज्य पर है? ठीक है, प्राधिकरण का मुख्यालय निम्नलिखित किस राज्य में है? तो किस राज्य में है ये? केरल में। ठीक, केरल के कोच्चि में। उत्तर प्रदेश, अब देखिए ये पुराना है, पुराना करंट अफेयर नहीं देखेंगे। केलकर समिति से संबंधित है सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल से। केलकर समिति किससे? सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल से, भूमि अधिग्रहण से, चिकित्सा पर्यटन से, इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट से। ठीक है, तो किससे संबंधित है ये? 2015-16 में जो है अपने वित्त मंत्री ने क्या कहा था कि जो सार्वजनिक निजी भागीदारी है उसकी तरफ हमें दोबारा जाना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है किससे संबंधित है? केलकर समिति, सार्वजनिक निजी भागीदारी से। भारतीय कपास निगम की स्थापना कब हुई थी? तो कब की गई थी भारतीय जो है कपास निगम की स्थापना? ये जो है 1970 में। 1970 में कंपनी अधिनियम 1956, 31 अगस्त 1970 को भारतीय कपास अधिनियम की स्थापना की गई थी। 31 अगस्त। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से स्वामी विवेकानंद जो है सशक्तिकरण युवा परियोजना, ये जो है पुरानी परियोजना है, इसको नहीं देखेंगे। उत्तर प्रदेश बजट 23-24 का पूछ रहा है, पुराना है, नहीं देखेंगे करंट अफेयर। भारत का पूर्ण रूप से जैविक राज्य है, कौन सा है? सिक्किम। ठीक है, पूर्ण रूप से जैविक राज्य बन गया है। 2022 में निर्यात पूछ रहा है, तो उसका क्या मतलब है? नहीं देखेंगे। 2022-23 में FDI पूछ रहा है, नहीं देखना है, क्या कोई फ़ायदा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य उद्योग है? कोयला, उर्वरक, सीमेंट और इस्पात। तो ये चारों हैं। ठीक है, ये हो गया आज ये क्वेश्चन तक। हम इसके आगे का अगले वीडियो में देखेंगे। दूसरा वीडियो जल्द ही मिल जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।